गुड मॉर्निंग। आज हम बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक पर चर्चा करने वाले हैं। बुक का नाम रेनबो है। ओके, इंग्लिश बुक 12th के लिए है। मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था, इन सभी चीजों के बारे में, प्रोज और पोएट्री के बारे में मैंने बातचीत कर दिया था। आज हम लेसन 1 पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका लेसन 1 का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसकी हिंदी होती है भारत की संस्कृति और सभ्यता, है ना। जिनको लिखा था महात्मा गांधी जी ने, जिनका जन्म हुआ था 1869 और वो 1948 में एक व्यक्ति के गोली मारने से उनकी हत्या हो गई थी, महात्मा गांधी जी का। ओके, तो आज हम लेसन 1 के बारे में चर्चा करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको मीनिंग नहीं देने वाला हूँ। ओके, अगर आपको मीनिंग्स की जरूरत होगी नहीं तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि सर मुझे मीनिंग्स की जरूरत है। वैसे मैं आपको लाइन बाय लाइन हिंदी करते जा रहा हूँ, उसका इंग्लिश भी करूंगा और उसका हिंदी भी करूंगा, ठीक है। तो आप बस अपनी पुस्तक को खोल के बैठ जाइए और कोशिश कीजिएगा कि जितने भी मीनिंग्स आपको लगे कि नहीं इसका मीनिंग ये होने वाला है, तो उसको पेंसिल या पेन से सर्किल कर लीजिएगा और उसका हिंदी कोशिश किया लिखने का, है ना। बाकी मैं चालू करने वाला हूँ। ओके, पहला है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडिया की संस्कृति और सभ्यता, जिसको महात्मा गांधी जी ने लिखा था। कहते हैं कि यह एक एस्से है। एस्से का मतलब होता है निबंध। यह एक एस्से है जिसको महात्मा गांधी जी ने लिखा था, है ना। अब मैं आपको चालू करने वाला हूँ। कहता है कि मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948 पॉपुलरली नो एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। कहता है कि मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बापू के या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था, है ना, या अभी भी जाना जाता है। मोर स्पिरिचुअल लीडर था ना, पॉलिटिशियन, एक राजनेता के तुलना में वो एक आध्यात्मिक नेता अधिक थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का स्वस्थता पूर्वक उपयोग किया, है ना। उन्होंने ही वही महात्मा गांधी एक ऐसे नेता रहे जिनको मतलब लोगों के बारे में, लोगों के साथ जुड़ने में मजा आता था। वो एक पॉलिटिशियन नेता, उनको राजनीति में मजा नहीं आती थी जितना उनको लोगों के बारे में जानना और लोगों से जुड़ना मजा आता था, है ना। पहले देश के या पूरे विश्व में कहा जाए एक ऐसे नेता हुए रहे जिन्होंने सत्य की लड़ाई लड़ी और उस पर वो जीते भी, है ना। आखिरी दम तक वही लड़ते रह गए, है कि नहीं। कहते हैं कि आगे मैंने कहां तक पढ़ा, है ना। ओके, एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत में स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की, है कि नहीं। फ्रॉम 1915 till 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडिया पॉलिटिक्स, है ना। कहते हैं कि 1915 से लेकर 1948 तक वह पूरी तरह से भारतीय राजनीतिक पर हावी रहे। कौन? महात्मा गांधी जी। He died at the hand of a fanatic on 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी हत्या हो जाती है। His autobiography इसको पढ़ेंगे, है ना। उनकी आत्मकथा My Experiments with Truth and the Numbers articles he wrote for Young India, My Experiments with Truth, और उन्होंने यंग इंडिया के लिए जो लेख लिखे थे, है ना, and the speech that he delivered on different occasions, और विभिन्न अवसरों पर उन्होंने जो भाषण दिए, reveal him not only as an original thinker but also as a great master of cast आइडियोमेटिक इंग्लिश। वे सब उन्हें न केवल एक मूल विचारक के रूप में बल्कि सादगी और मुहावरेदार अंग्रेजी के एक बेहतरीन मास्टर के रूप में प्रकट करते हैं, है ना। इन द फॉलोइंग एब्स्ट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए एक निबंध का अंश है, जिसमें गांधी जी टॉक अबाउट द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, गांधी जी भारतीय सभ्यता की उस ठोस नींव के बारे में बात करते हैं। यानी भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में महात्मा गांधी जी ने एक एस्से के रूप में लिखा है, उसी को हम लोग जानने वाले हैं। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड, है ना,
द पैसेज ऑफ टाइम, जिसने समय के बदलाव का पूरी दृढ़ता से सामना किया है। कहने का अर्थ यह है कि इस निबंध में उन बातों पर चर्चा की गई है जिनकी वजह से इतना समय गुजरने के बावजूद भी भारतीय सभ्यता अस्तित्व में है कि नहीं। सभ्यता, सभ्यता क्या है? सभ्यता क्या है? रीति रिवाज, है ना। इन सभी चीजों के बारे में आप जान के चलिएगा। बहुत सारे ऐसे देश थे, अभी भी देश ऐसे हैं जिनकी संस्कृतियां पहले थी और अब यहाँ उनकी संस्कृति अभी नहीं है। कागज और कलमों पर उनकी संस्कृति रह गई है, लेकिन इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृतियां पहले थी वही आज है ना। हम आज भी लड़का से ही शादी करते हैं, हम आज भी एक लड़की से ही शादी करते हैं, है कि नहीं। ये सारे के रीति रिवाज है। कहीं कहीं पे ऐसे भी देश हैं जहाँ पे रिश्ते नहीं हैं, जहाँ पे किसी तरीके का रिवाज नहीं है कि नहीं। तो हमारी संस्कृति और सभ्यता कितनी अच्छी है और कितनी खराब है, इसी के बारे में लिखे हैं, है ना। महात्मा गांधी जी ने बताया है कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनका रिवाज, रीति रिवाज सब का सब रह गया, कॉपी किताब में धड़ा का धड़ा रह गया, लेकिन एक इंडिया एक ऐसा देश है जिसकी सभ्यता और संस्कृति आज भी लोग जानते हैं, है कि नहीं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग आज भी जान जाते हैं कि पूर्णिमा क्या है कि नहीं। लोग हाथों पे जोड़ लेते हैं अमावस्या कब है कि नहीं। कार्तिक के दिनों में वो दीप की पूजा होती है ना। दीप की पूजा के बाद आपकी षष्ठी पूजा होती है। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज हैं जिसे किताब की आवश्यकता अब नहीं है, हम लोग डायरेक्टली जान लाते हैं, है कि नहीं। चलिए आइए, इसी चीज पे महात्मा गांधी ने बहुत सारे लेख लिखे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे देशों में घूमे थे ना, तो उनको पता ही होगा कि कैसे कैसे है। लेकिन हमारा इंडिया चलो अब भी अच्छा है कि अभी भी मेरा रीति रिवाज जो था पहले, आज भी वही रीति रिवाज है। ओके, हम आगे जानते हैं। है कि नहीं। आइए आगे देखते हैं। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral being. भौतिकता के पोषित करने वाले पश्चिमी सभ्यता की नैतिकता को बढ़ावा देने वाली सभ्यता से कोई तुलना नहीं है कि नहीं। आइए अब हम महात्मा गांधी के बारे में जिन्होंने वो लिखे हैं वही चीज को हम लोग जानते हैं। आई बिलीव, मेरा मानना है, दैट द सिविलाइजेशन इंडियन हैज डेवलप्ड, कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, इज नॉट टू बी विटन इन द वर्ल्ड, वह दुनिया में अपराजय नहीं है, वो पिटने वाला नहीं है। जो संस्कृति और सभ्यता हमारी है वो है ना। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंस्टोन्स, कोई भी चीज हमारे पूर्वज द्वारा बोए गए बीजों की बराबरी नहीं कर सकता है। रोम वेंट, रोम चले गए। ग्रीस सेड द सेम फेट, ग्रीस ने भी वही भाग्य का साझा किया, है ना। यहाँ पे ए फेट, ई फेट माने होता है भाग्य, किस्मत, जिसको लक बोलते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश। द मास्ट ऑफ द फारहॉफ बम was broken, फारस की ताकत टूट गई। जापान has become Indianized, जापान पश्चिमी हो गया। ऑफ चाइना nothing can be said, और चीन के बारे में तो आज भी कुछ नहीं कहा जा सकता, है कि नहीं। कहते हैं बट इंडिया इज स्टिल somehow or the other sound at the foundation, लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी तरह नींव पर टिका हुआ है। देखिए कुछ उच्चारण जो है उसका कुछ रूल है, कुछ अपना नियम है। वो यहाँ पर कुछ पढ़ा जाता है और जनरल कुछ पढ़ा जाता है, तो उसमें मैं एक स्पेशल क्लास डालूंगा कि क्यों और किन शब्दों को मतलब कहाँ पे किस तरीके से पढ़ा जाता है, उसकी क्लास में डालूंगा। यहाँ पे फिलहाल आप हिंदी पर फोकस कीजिएगा। ओके, हिंदी पर फोकस करना है। ओके, साउंड पे फोकस मत करिएगा। हिंदी लिखने की कोशिश किया जाता है कि आप समरी लिख पाओ, है ना, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। द पीपुल ऑफ यूरोपियन लर्न देयर lessons from the writings of the men of Greece और रोम, यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लोगों को लेखन से अपने सबक सीखते हैं। which exist no longer in their former glory, जो अब अपने पुराने वैभव अस्तित्व में नहीं है कि नहीं। in trying to learn from them, उनसे सीखने की कोशिश में द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोपीय लोग कल्पना करते हैं। इमेजिन का मतलब था कल्पना करना यानी सोचना, है ना। दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि वह ग्रीस और रोम की गलतियों से बचेंगे। सच इज द पिटिबल कंडीशन, ऐसी दयनीय स्थिति में, पैराग्राफ सेकंड में आइएगा।
इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच इंडियन रिमेन्स इमोवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, भारत अडिग है और यही उसकी महिमा है कि नहीं। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडियन, भारत के खिलाफ यह आरोप है दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इनगोरेंट एंड स्टोलिड, कि उसके लोग इतने असभ्य, अज्ञानी और अडीग है ना। कहते हैं कि भारत को एक छोटा सा स्पॉट धब्बा लग चुका है कि इतने लोग मतलब अनपढ़ होने के बावजूद भी, अब जान के चले कि भारत ऐसा देश नहीं है जो सबसे शिक्षित है ना। बहुत सारे ऐसे देश जो इससे भी शिक्षित देश हैं, लेकिन वहां पर रीति और रिवाज नहीं है जहां जितना हमारे यहाँ रीति रिवाज हैं। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि इतना अनपढ़ और इतना अशिक्षित देश होने के बावजूद भी ये लोग अपने रीति और रिवाज को बचा के कैसे रखा हुआ है, यही स्पॉट एक धब्बा लगा हुआ है कि नहीं। That is not possible to induce them to adopt any changes. It is a charge really against our merit. यह वास्तव में हमारी मेधा के विरुद्ध एक आरोप है ना। अदर देश बोलते हैं तो बेकार है यार, हम इतना पढ़ लिख लिए है कि नहीं। आरोप है what we have tested and found true on the anvil of experience, हमने अनुभव की निहाई पर जिसका परीक्षण किया है और सही पाया है। We dare not change, हम उसे बदलने की हिम्मत नहीं करते हैं। Many does their advice upon Indian, कई लोग भारत पर अपनी सलाह थोपते हैं, देते नहीं है, थोप देते हैं। And she remains steady, और वह स्थिर रहती है। This is her beauty, यह इसकी सुंदरता है। It is the sweet anchor of our hope, यह हमारी उम्मीदों का रक्षक है। ओके, हम तीसरे पैराग्राफ पे आ चुके हैं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण की वह विद्या है विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी, जो मनुष्य को कर्तव्य पथ दिखाती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का प्रदर्शन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और नैतिकता का पालन, आर कन्वर्टिबल टर्म्स, परिवर्तनीय शब्द है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता का पालन करना, is to attain mastery over our minds and our passions, हमारे मन और हमारी वासना पर महारत हासिल करने जैसा। So doing, ऐसा करते हुए we know ourselves, हम खुद को जान पाते हैं। The गुजराती equivalent for civilization mean good conduct, सभ्यता शब्द की गुजराती समकक्ष का अर्थ होता है अच्छा आचरण, है कि नहीं। इसका सभ्यता का मतलब अच्छे आचरण होता है जी। अच्छा आचरण क्या है कि नहीं। अच्छा आचरण होता है जब हम सुबह सुबह उठ करके गुड मॉर्निंग बोलते हैं, अपने जैसे बड़ों को पैर छूते हैं, अपने जैसे बड़ों को, छोटों को प्यार करते हैं, यही तो हमारी अच्छी सभ्यता है। लोगों की मदद करना, आप जान के चलिए इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे मदद करने के लिए लोग सबसे ज्यादा हाथ फैलाते हैं, है कि नहीं। आप अपना निजी मत देख लेना कि हमें तो कोई हेल्प नहीं करता है ना, वो चीज मत देखिएगा। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग मदद आपकी करते हैं। ओके, चौथा पर आप देखिएगा, इफ दिस डिफिनेशन टू करेक्ट, यदि यह परिभाषा सही है, देन इंडिया, तो भारत को, एज समरी रिटर्स हैव शोन, जैसा कि कई लेखकों ने बताया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, किसी और से कुछ नहीं सीखना है कि नहीं। किसी और से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है ना। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह वैसा ही है जैसा कि होना चाहिए था, है ना। पैराग्राफ 5वां कहता है, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, हम पाते हैं कि मन बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना अधिक यह हासिल करता है उतनी ही अधिक चाहता है कि नहीं। यहाँ पे बड़ा ही सुंदर लाइन एक आया है ना। कहते हैं क्या कि we notice that the mind is restless bird, यानी बेचैन पक्षी। हमारा मन जो है वो एक बेचैन पक्षी की तरह है। हम लोगों को जितना ही मिलता है ना, हम और उसको और ज्यादा मिल जाता है, ये हम लोग लगे हुए रहते हैं। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। मन हमारा असंतुष्ट रहता है। अगर आपके हाथ में 1 रुपया भी नहीं है, 5 रुपया आएगा तो लगेगा साला 10 रुपया मिल जाता, 10 रुपया मिल जाएगा तो लगेगा साला 20 रुपया मिल जाता, है कि नहीं। हम लोग अनसेटिस्फाइड बर्ड की तरह, हम लोग बिल्कुल बेचैन पक्षी की तरह हैं। हम लोग कभी संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। अगर अभी सोच रहे होंगे चलो पढ़ लिखेंगे नौकरी ले लेंगे,
नौकरी लेने के बाद शादी भी हो जाएगा, शादी भी होने के बाद बाल बच्चा हो जाएगा, बाल बच्चे का दिमाग लगेगा साला पढ़ता नहीं है। अब बच्चों के ऊपर फोकस चला जाएगा कि इसकी किस्मत बन जाए, इसकी किस्मत बन जाए, है ना। जब बच्चे हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, जब उनकी सर्विस हो जाएगी तो दिमाग लगेगा साला पोता पोती भी कुछ न कुछ हो जाए। यानी आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, अपने आप को कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। ओके, है ना। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, जितना हम अपनी वासनाओं में लिप्त होते हैं, द मोर अनविजुअल दे बिकम, वे उतने ही बेलगाम होते हैं। अपनी वासनाओं पे हम लोगों को कंट्रोल होना चाहिए। वासनाएं क्या है? इच्छा। आपको अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल होनी चाहिए। आप अपनी इच्छा पर जितना ही ज्यादा कंट्रोल रखिएगा, आप उतना ही आगे बढ़िएगा, है कि नहीं। क्योंकि अगर आपकी लगेगा नहीं यार ये इच्छा, ये चीज, ये मेरे मन में ये इच्छा है, मैं उसको कर लूं, तो आप कर तो लोगे, लेकिन फिर एक इच्छा जाग जाएगी, अब उसको करने की हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए कहता है कि आप उसको ना रोक के रखो, उसको आप कंट्रोल करो अपने मन को, है ना। आवर एंड सेटर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्स, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे भोगों की सीमा तय की थी जी, है कि नहीं। They saw that happiness was largely a mental condition, उन्होंने देखा कि खुशी काफी हद तक एक मानसिक स्थिति है कि नहीं। A man is not necessarily happy because he is rich, एक आदमी है तो जरूरी नहीं है, एक आदमी रिच है ना, अगर कोई आदमी रिच है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो खुश होगा, ये जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रिच है, राजा है, तो वो ये जरूरी नहीं हो सकता कि खुश हो सकता है। खुश होने के लिए राजा होना जरूरी नहीं है। खुश होने के लिए आपको सबसे पहले संतुष्ट होना चाहिए। संतुष्ट आप हो तो आप ऑटोमेटिक रिच से अच्छे हो। राजा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है ना। ये ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब सुख होना चाहते हैं तो राजा बन जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। राजा व्यक्ति खुश नहीं हो सकता। अगर खुश होने का कोई भी टिप्स मुझसे पूछा जाए तो मैं एक ही बताता हूं कि आप बस संतुष्ट हो जाओ यार, सेटिस्फाइड हो जाओ, जो है उसमें खुश हो जाओ, आप राजा बन गए। ओके, खुश होने के लिए राजा बनने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त, है कि नहीं। आगे देखा जाए, कहते हैं आवर हैप्पीनेस बिकॉज ही पुअर, है ना, या वह गरीब है तो जरूरी नहीं कि दुखी होगा, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि गरीब और अमीर, इसमें सुख और दुख वही व्यक्ति है जो सेटिस्फाइड है, जो अपने आप को संतुष्ट किए हुए, वो व्यक्ति ही संतुष्ट है और वही व्यक्ति सुखी है। उसमें गरीब न खुश हो सकता है और न ही अमीर खुश हो सकता है। इसलिए हड़बड़ाइए नहीं, आप जितना में हो संतुष्ट रहो, सेटिस्फाइड रहो, बस जीते रहो, मजे से ईमानदारी पूर्वक जीते रहो, आपको मजा आएगी। आपकी लाइफ आपको वो देने वाली है जो आपको चाहिए। बस पहले जितना हो ना उतना में खुश रहो, है कि नहीं। The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy। कहते हैं अक्सर अमीर दुखी और गरीब ही सुखी होते हैं। Million will always remain poor, लाखों लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे, है ना। Observing all his, ये सब देखते हुए our ancestors disused us from luxuries and pleasure, हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और सुख से दूर रखा है। हाँ, अगर आपके दिमाग में चल रहा है ना कि मेरे पास कार आ जाएगी, नहीं, मान लीजिए कि हम पैदल चल रहे हैं, दिमाग में चलेगा ना कि साइकिल होती तो चले जाते हैं, साइकिल आ जाएगी तो दिमाग लगेगा कि मोटरसाइकिल होती तो हम ज्यादा खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही मोटरसाइकिल मिलेगी ना, आपका दिमाग आएगा साला 4 व्हीलर होता तो और मजा आ जाता, है कि नहीं। तो आप वो नहीं हो, आप फिर वही बन जाओगे। फिर मिलेगी कार तो लगेगा साला हवाई जहाज हो जाती, है कि नहीं। अब उसके आगे का तो मुझे भी पता नहीं है कि कितना लोग आराम और खोजते होंगे, है ना। तो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने एक सीमा रखा था कि आप इतना ही लिमिट से आप रहो, इतना ही करो, ये चीजें करो, है ना। ये एक सीमा थी, एक लिमिट सा बना हुआ था उसमें। अब तो खैर पता नहीं है मुझे, है ना। वी हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड ऑफ लो, है ना, एज एग्जिस्ट थाउजेंड ऑफ ईयर अगो, हम हजारों साल पहले से चले आ रहे हलों से काम चलाते हैं, है कि नहीं। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, हम उसी तरह के झोपड़ियों को बरकरार रखते हैं। दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो हमारे पास पूर्वज समय में था। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन, और हमारी स्वदेशी शिक्षा रिमेन द सेम एज बिफोर, पहले जैसी ही है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ corroding
कंपटीशन, हमारे यहाँ जीवन का क्षरण करने वाली प्रतियोगिता की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इज फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ट रेगुलर बेस। कहते हैं कि सभी अपने स्वयं के व्यवसाय था, व्यापार का अनुकरण करते और एक नियमित मजदूरी लेते थे। इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं था, दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि हम मशीनरी का आविष्कार नहीं करना जानते थे, है कि नहीं। जैसे हम लोग आज भी देखिएगा, कोई के गांव में जाते हैं तो आज भी लोग हलों से खेती करते हैं, आज भी लोग किसानों से ही काम करवाते हैं, है कि नहीं। आज भी कुछ सिस्टमेटिक चीजें हैं, लेकिन इनके कहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग मंद बुद्धि हैं, हमारे पास मशीन बनाने का दिमाग नहीं है। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं भैया, लेकिन मतलब जो सिस्टम है उस सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए मशीनों का आविष्कार यहाँ पे नहीं हुआ। बट आवर फॉर देयर, है ना, कहते हैं फॉर फादर्स न्यू, कहते हैं कि लेकिन हमारे पूर्वजों को पता था, दैट इफ वी सेट आवर हेड्स ऑफर, है ना, आफ्टर सच थिंग्स, कि अगर हम इस तरह की चीजों के पीछे अपना दिल लगाएंगे, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लॉस आवर मॉडल लाइफ फाइबर, तो हम उनके गुलाम बन जाएंगे और अपने नैतिक सूत्रों को खो देंगे, है कि नहीं। इनका कहना है कि अगर हमने उस चीज को बना लिया तो हम लोग खो देंगे जी, रियल बात है, हम लोग खो जाएंगे, मशीन पर ही खो जाएंगे। जैसे हम लोग आज बहुत सारे चीजों पर खो चुके हैं, है ना, नियंत्रण नहीं है। कहते हैं देयरफॉर, इसलिए उन्होंने आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, उचित विचार विमर्श के बाद डिसाइडेड, फैसला किया, दैट वी शुड ओनली डू, कि हमें केवल वही करना चाहिए, व्हाट वी वुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, जो हम अपने हाथों और पैरों से कर सकते हैं, है ना। हमारे हम लोग आज भी देखते हैं, कई बार देखते हैं कि मान लिया जाए कि सामान कहीं लेके जाना हो तो आप लोग ही हाथ से ही उठा लेते हैं, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहाँ पे आपको घर पे ही आपका सामान पहुंचाया, जैसे होम डिलीवरी की सुविधाएं अब यहाँ भी हो रही है कि नहीं। तो हम लोगों को कम से कम उतना काम करना चाहिए जो हमारा हाथ और पैर कर सकता है ना, उतना भर के हम लोग काम कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। दोस्तों, उन्होंने देखा दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ, कि हमारा वास्तविक सुख और स्वास्थ्य consisted in a prepare use of hands and feet, हमारे हाथ और पैरों के उचित उपयोग में निहित होता है। पैराग्राफ 7 में देखिएगा, दे फर्दर रीजंस, उन्होंने आगे तर्क दिया, that large cities were a snare and useless encumbrance, कि बड़े शहर बेमिसाल और बेकार जाल की तरह थे, है ना, and that people would not be happy in them, और लोग उनमें खुश नहीं रहेंगे, that there would be gangs of thieves and robbers, politicians and voice flourishing in them, कि शहर के शहरों में चोरों, लुटेरों, वैश्यवृत्ति और बुरी प्रकृतियां पनपेगी, and that the poor man would be robbed by rich man, और गरीब आदमी गरीब लोगों के द्वारा लूटे जाएंगे। they were therefore satisfied with a small village, इसलिए वे छोटे गांव में संतुष्ट हैं। कहते हैं कि बड़े शहरों में बहुत सारे चोर होते हैं, लुच्चे होते हैं, है कि नहीं, ये रियल भी बात है। बड़े बड़े शहरों में जाइएगा तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आप लोगों को ठग लेंगे, है ना, पैसा लीजिएगा, आप दे दीजिएगा पैसा उनको, पहुंचाने का यहाँ पहुंचा देगा वहां, जाने का यहाँ पहुंचा देगा वहां, है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे ठग होते हैं। कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में सुख नहीं है, ये बात भी सही है, बड़े शहरों में ज्यादा सुखी इंसान नहीं है, वहां पर लोग बेचैन हैं। हम लोग तो फिर भी चलो जहाँ पे भी हम लोग संतुष्ट हैं, है ना। मैं बिहार पटना से रहने वाला हूँ, और मैं जहाँ पे रह रहा हूँ ना, मुझे मेरे पड़ोसी लोग, मेरे अच्छे अच्छे बहुत सारे, मैं जहाँ पे हूँ मुझे बहुत ही सुखी मिलती है। मैं छोटे से ही गांव से हूँ, लेकिन मजा आता है भैया मुझे। ओके, जैसा उन्होंने देखा दैट किंग्स 8वां पर पढ़ रहे हम, द किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड वॉर inferior to the sword of ethics, कि राजा लोग और उनकी, है ना, और उनकी तलवारें नैतिकता की तलवार से हीन थी, and they therefore held the subservience of the earth to be inferior to the rishis and the फाकीर्स है, और इसलिए उन्होंने ऋषियों और फकीरों के अधीन रहकर इस धरती पर शासन किया। ए नेशन विच कंडीशन लाइक दिस, इस तरह के संविधान से
विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन है ये लाइक दिस, इस तरह संविधान के सज्ज राष्ट्र इज फिटर टू टीच अदर देम टू लर्न लेन है लेन, थोड़ा सा इसमें लिखावट थोड़ा सा गड़बड़ा गई है, लेन फ्रॉम अदर्स, दूसरे से सीखने की बजाय, दूसरों को सिखाने की बजाय योग्य है, अधिक योग्य है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, इस राष्ट्र में अदालतें, वकील और डॉक्टर थे, बट दे वेयर और विद इन बाउंड्स, लेकिन वे सभी नियंत्रित थे, है कि नहीं। एवरीबॉडी न्यू दैट देयर प्रोफेशंस वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर, हर कोई जानता था कि पेशे विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं थे। मोर ओवर वकील्स एंड वैड्स डिड नॉट रॉ पीपुल, इसके अलावा ये वकील और वैद्य लोगों को लूटते नहीं थे। दे वेयर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स नॉट देयर मास्टर, उन्हें लोगों के आश्रित माना जाता था, ना कि उनका स्वामी माना जाता था। जस्टिस वाज टोलरली फेयर, न्याय सहनीय रूप से साफ सुथरा हुआ करती थी। पहले के समय में जो न्याय मिलता था वो बिल्कुल साफ मिलता था, है कि नहीं। अब तो हम लोग समाचार में देख रहे थे, नहीं हम ये खिसिए लें कि इसको ये मिलना चाहिए, इसको वो मिलना चाहिए, जबकि जानकारी हमें नहीं है, लेकिन फिर भी चिल्ला रहे हैं, हाँ एक मार दे, हाँ एक फांसी दे, ऐसे वैसे कर दो, वो कर दो, लेकिन जानकारी नहीं है हम लोगों को, है ना। लेकिन पहले जो न्याय मिलता था वो बिल्कुल क्लीन था, बिल्कुल साफ सुथरा था, लड़ने की आवश्यकता नहीं थी। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, अदालतों से बचना सामान्य नियम था। पहले के समय में अदालत से बचना सामान्य है। अब कौची है, दारू पीते पकड़ा गया तो 3000 रुपया देहूं आ काम चल गेलो, गाड़ी चला भी था अब पकड़ा गया हूं तो बस 50 रुपया दे दीजिए, ट्रैफिक पुलिस को निकाल दीजिए, चलिए हो गया, है कि नहीं। इस तरीके से है ना। There were no thought to lure people into them, लोगों को उनमें उलझाने के लिए दलाल या बिचौलिए नहीं थे जी। अब हर एक जगह पे दलाल है, जमीन बेचवाने के लिए दलाल है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने गाड़ी का लाइसेंस बनाया होगा, लाइसेंस बनाने के लिए देखिएगा बहुत सारे दलाल मिल जाते हैं, लेकिन पहले के समय ऐसा कुछ नहीं था। This evil too was noticeable only in and around capital, यह बुराई केवल राजधानियों और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही थे। The common people lived independently and followed their agricultural occupations, है ना। आम लोग स्वतंत्र रूप में से रहते थे और अपने कृषि व्यवसाय का पालन करते थे। They enjoy true home rule, वे सही मायनों में स्वराज्य का आनंद लेते थे। पहले का जीवन बड़ा ही सरल हुआ करता था, बड़ा ही आसान हुआ करता था, अब थोड़ा सा टफ हो चुका है ना। द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता as described by me, जैसे मेरे द्वारा वर्णित है, has been so described by its votaries, वैसे ही अपने अनुयायियों द्वारा भी वर्णित है। In no part of the world, है ना, the under no civilization have all men attained perfection, दुनिया के किसी भी हिस्से में और किसी भी सभ्यता के सभी मनुष्यों ने कभी पूर्णता प्राप्त नहीं की। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की प्रकृति इज टू इलेवेट द मोरल बेइंग, नैतिकता को बढ़ाने की है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी, और पश्चिमी सभ्यता की अनैतिकता का प्रचार करने की। द लेटर इज गॉडलेस, इस दूसरा ईश्वर विहीन है। द फार्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, और पहला ईश्वर में विश्वास पर आधारित है जी, है ना। पहला ईश्वर भगवान क्या होता है, पहला ईश्वर आपका विश्वास है कि नहीं। आप कुछ गलत कर रहे हो, आपको विश्वास हो रहा है कि गॉड देख रहा है, तो आपके लिए गॉड है। और अगर आपके पास ये बिलीव नहीं है कि नहीं गॉड वुड कुछ नहीं होता है, तो आपको कितनों भी कोई कह दे कि बुरा चीज है, भगवान देख रहा है, आप नहीं मानिएगा, है कि नहीं। इसलिए कहते हैं पहला ईश्वर वो है, दूसरा ईश्वर आपका मतलब अपना विश्वास है कि नहीं। कहते हैं सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीव, जितना समझ उतना ही विश्वास, है ना। इट बिहेव्स एवरी लवर ऑफ इंडियन, या भारत के हर प्रेमी को टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय पुरानी सभ्यता में उसी तरह जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स
ब्रेस्ट, जैसा कि एक बच्चा माँ के स्तन से चिपका रहता है। 10वां पैराग्राफ, आई एम नोन हेटर ऑफ द वेस्ट, मुझे पश्चिमी से नफरत नहीं है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, पश्चिमी सभ्यता से मैंने जो बहुत कुछ सीखा है उसके लिए मैं पश्चिमी को शुक्रगुजार करता हूँ। बट आई एम थैंकफुल द मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी, लेकिन मुझे यह सिखाने के लिए मैं आधुनिक सभ्यता का शुक्रगुजार करता हूँ। दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाईएस्ट, कि अगर मैं चाहता हूँ कि भारत का उदय शिखर हो, आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली, तो मुझे अपने देशवासियों से बेहिचक कहना होगा। दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, की आधुनिक सभ्यता के सालों साल के अनुभव के बाद आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने इससे एक सबक सीखा है। एंड दैट इज, और वह ये है, दैट वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट, कि हमें इसे हर कीमत पर दूर रखना होगा। पैराग्राफ 11 देखिएगा, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, वह आधुनिक सभ्यता क्या है जी। इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यह कहते हैं कि यह वस्तुओं की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, यह हमारे अंदर के जानवरों की पूजा है ना। इट इज अनएडुलेटेड मटेरियलिज्म, यह पूरी तरह भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड नथिंग, और आधुनिक सभ्यता कुछ है ही नहीं। इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, अगर यह हर कदम पर भौतिक सभ्यता के विजय की नहीं सोचता है। इसमें एक लाइन को बड़ा ही मजेदार बताया है महात्मा गांधी जी ने, कि मतलब वस्तुओं की पूजा इंडिया में, मतलब इतना ज्यादा मतलब लोग एक दूसरे पर वो करते हैं, विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि यहाँ पे पत्थरों की भी पूजा की जाती है कि नहीं। मैं कितना भी पढ़ा लिखा हूँ या कोई कितना भी पढ़ा लिखा हुआ है, वो एक बार ये जरूर जानता है कि भगवान है, भगवान की पूजा होती है। ओके, वो माने या ना माने, लेकिन वो नेचुरल प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। भगवान को मानो या नहीं मानो, लेकिन आप नेचुरल से जुड़ा हुआ हो, है ना। ओके, आगे का पैराग्राफ 12वां है, इट इज perhaps unnecessary it not unless to test the merits of the two civilization, दो सभ्यताओं के गुणों की तुलना अगर बेकार नहीं तो शायद अनावश्यक ही है कि नहीं। कहते हैं इट इज लाइकली, यह संभावना है, दैट द वेस्ट हैज डेवलप्ड अ सिविलाइजेशन suited to its climate and सराउंडिंग कि पश्चिमी ने अपने जलवायु के परिवेश के अनुकूल एक सभ्यता विकसित की है। एंड सिमिलरली, और इसी तरह, वी हैव अ सिविलाइजेशन suited to our to our condition, हमारी सभ्यता हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रेस्पेक्टिव, है ना, और दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। 13वां पैराग्राफ देखिएगा, द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लाइसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, इंसान की चाहतों का असीमित विस्तार आधुनिक सभ्यता की एक खास विशेषता है ना। नहीं, देखिए आप कितना भी जान लीजिए, आपके अंदर में एक चाहत लगा हुआ रहेगा, जरा सा और मिल जाता, जरा सा और मिल जाता, कितनों पढ़ लिख जाएगा, ये चीज रह जाएगा। मुझमें भी है ना, ऐसा नहीं है। मुझे जब यहाँ से कहीं पे मैं जाता हूँ पढ़ाने के लिए, लगता है कि यहाँ से ज्यादा वहां मिल रही है, तो चलो भैया जरा वहीं पे घूम लेते हैं, लेकिन ये सभी में है ना। मैं किसी प्राइवेट या किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने ऊपर भी बता रहा हूँ कि आधुनिक सभ्यता का खास यही एक विशेषता है कि हम लोग असीमित हो चुके हैं, सीमित नहीं है हम लोग, है ना। कहते हैं ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, वही प्राचीन सभ्यता की विशेषता है, इज एन इम्पेरेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ द देमसेल्फ वांट, इन चाहतों पर अनिवार्य प्रतिबंध और इनका सख्त विनियमन हो। द मॉडर्न और वेस्टर्न इन स्टेबिलेंस, आधुनिक या पश्चिमी असंतुष्ट, arises really from want of living faith in a future, a state of therefore also indefinity, है ना।
कहते हैं भविष्य की स्थिति और दिव्यता में जीवंत विश्वास की इच्छा से उत्पन्न होती है। द रेस्ट्रेंट ऑफ एंसेंस ऑफ ईस्टर्न सिविलाइजेशन, भारतीय और पूर्वी सभ्यता का जो संयम है, अराइजेस फ्रॉम अ बिलीफ, वह एक विश्वास से उत्पन्न है। अपॉन often in spite of us in a future state and the existence of a divine power, और अक्सर भविष्य की स्थिति में और एक दिव्य शक्ति के अस्तित्व के बावजूद। 14वां, some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too modern to resist, आधुनिक आविष्कारों के नतीजे कुछ इतने तत्कालिक और शानदार होते हैं कि खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है, दैट द विक्ट्री ऑफ द मैन लाइज इन दैट रेस्ट्रेंस, कि खुद पर अंकुश लगाने में ही आदमी की जीत निहित होती है कि नहीं। आप देखिए यहाँ पे एक लाइन बताया गया है कि आज की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब गजब गजब की चीजें बन गई है, जैसे कार हो गया, हवाई जहाज, लगता है ना एक बार कि जहाज पे बैठ जाते हैं। तो इस चीजों को जीतना क्या है, हर एक चीजों पर लगता है कि सर तो क्या किया जाए, तो उपाय है बस अपने आप को संतुष्ट कर लेना, है कि नहीं। कंट्रोल कीजिए अपने आप पर, आप यहीं पे ठीक रहिएगा, है कि नहीं। वी आर डेंजर ऑफ द, है ना, वाटरिंग अवे द अपार्टमेंट गुड फॉर अ मोमेंटरी प्लेजर्स, हम लोग क्षणिक खुशी के लिए अस्थायी अच्छाई को खो देने के खतरे में है कि नहीं। हम लोग थोड़ा सा, जैसे किसी चीज की मजा लेने में कितना लगता है, थोड़ा सा समय, लेकिन वो चीजें खराब ही होता है जिसका हम लोग लेना चाहते हैं। जैसे चाट पकौड़ी, निमकी पकौड़ी ले लीजिए, कितना अच्छा लगता है, गोलगप्पा खाना कितना मजा आता है, लेकिन आप उसका प्रोसेस देखोगे पता चल जाएगा कि वो कितनी खराब चीजें हैं। तो क्षणिक खुशी के लिए आप अपनी जिंदगी को बर्बाद न करें, है ना, इनका यही कहने का मतलब हो रहा है। ओके, आगे देखते हैं 15वां में, जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, जिस तरह पश्चिम में उन्होंने उपभोग वस्तुओं में अद्भुत खोजें की है, सिमिलरली उसी तरह हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजियंस, है ना, ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल, हिंदुत्व ने भी धर्म आत्मा चेतना से चीजों में बहुत अद्भुत खोजें की है। 16वां पैराग्राफ, बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड 5 डिस्कवरीज, लेकिन हमें ये महान और बेहतरीन खोजें नहीं दिखती है। वी आर डजल, है ना, वाई द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, कहते हैं पश्चाते विज्ञान ने जो भौतिक प्रगति की है उससे हम चकित हैं, है ना। हम लोग देखते हैं, अरे बॉल जल जाती है, अरे पंखा चल जाती है, लेकिन हम कभी नहीं सोचते हैं कि मतलब ये जो हवा है वो रियल में हवा कैसे आती है। हम लोग इतने छोटे छोटे पंखा लगाते हैं, इतनी हवा आती है, अब बिना कहीं पंखा लगो इतने सारे तूफान कहाँ से चले आते हैं, है कि नहीं। हम लोग मोटर लगाते हैं तो सोचते हैं अरे साला पानिया कैसे आ होती ऊपर रे, है कि नहीं। लेकिन सोचिए कि नदियों में उतनी सारी पानी कहाँ से आ गया, पानी बना कहाँ से, हम लोग ये रियल में सोचते नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि अरे बाप रे साइंस कितना आगे है, लेकिन साइंस उतनी आगे नहीं है जितनी नेचुरल है, यस या नो, है कि नहीं, है ना। हम लोग चकित है खाली साइंस में पर, अब ये नहीं सोच रहे कि सब साला ये अपने आप कैसे बन गया जी, है कि नहीं। मट्टी कैसे बन गया जी, ये नहीं सोचते हैं हम लोग। पेड़ कैसे बन गया जी, नहीं सोचते हैं। सोचते हैं कि बिया डालेंगे ना सर तो पेड़ बन जाएगा, लेकिन सोचिए कि आर्टिफिशियल पेड़ देख के हम सब खुश रहते हैं, अरे तेरी के ये ऐसे है रे, यस या नो, हम लोग खुश हो जाते हैं। इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सेम्स, यह लगभग ऐसा लगता है, as thought good in his wisdom, जैसे भगवान ने अपनी बुद्धिमानी से has prevented his Indian from बढ़ने से रोक दिया है, so that is might fulfill its special mission of resisting to, नहीं द लिखा हुआ है, द ऑन रस ऑफ मटेरियलिज्म, ताकि भारत भौतिकवाद के इस प्रवाह को रोकने के अपने विशेष उद्देश्य को पूरा कर सके। हाँ, पैराग्राफ 17 लिखा हुआ है, आफ्टर ऑल, आखिर का, देयर इज समथिंग इज हिंदुइज्म,
हिंदू धर्म में ऐसा कुछ है that has kept it alive up till now, जिसने इसे अब तक जीवित रखा है। It has witnessed the fall of Babylonian, Syrian, Persian and Akkadian civilization। यह बेबीलोन, सीरिया, फारसी और मिस्र की सभ्यताओं के पतन का गवाह है जी। कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर एक नजर डालें। वेयर इज अ रोम और वेयर इज ग्रीस, रोम कहाँ है और ग्रीस कहाँ है? अपने चारों तरफ देखे तो कहाँ गया रोम, कहाँ गया ग्रीस? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिवन और ब्रदर्स द एंशिएंट रोम फॉर रोम वाज इटली। क्या आपको आज गिवन एक लेखक का नाम है ना, का इटली या प्राचीन रोम, क्योंकि रोम इटली था, है ना, कहीं भी मिल सकता है कि नहीं? रोम का ही नया नाम इटली है। अब रोम मिलेगा कहूं? नहीं मिलेगा, है ना। 18वां देखिएगा, गो टू ग्रीस, ग्रीस चल जाइए, ग्रीस जाइए, वहां जाके देखिए द वर्ल्ड फेमस एथिक सिविलाइजेशन, विश्व प्रसिद्ध अटारी सभ्यताएं कहाँ है? देव कमिंग टू इंडिया, फिर भारत आकर के लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स, किसी को सबसे प्राचीन अभिलेखों का छानने जीती दीजिए। एंड देम लुक अराउंड यू, और फिर अपने चारों ओर देखिए। एंड यू वुड बी कॉन्स्टेंट टू से, और आप यह कहने के लिए विवश हो जाएंगे कि यस आई सी हियर एंशिएंट इंडियन स्टिल लिविंग, है ना। हाँ, कहते हैं हाँ, मैं यहाँ देखूंगा कि प्राचीन भारत जीवित है। 19वां पर्व देखिएगा, ट्रू देयर वेयर डंग हेप्स टू हेयर एंड देयर, लेकिन उनके समृद्ध खजाने दफन है। बट देयर एंड रिच देयर सर्स व्यूरिड अंडर देम, सच है यहाँ वहां बहुत गोबर के देर, है ना, यानी कुछ बुराइयां भी थे। एंड द रीजंस व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड इट इज दैट, और यह क्यों बच गए? इसका कारण यह है कि दैट, यह है कि द लिखा हुआ द इन विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलप्ड अलोंग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स। हिंदू धर्म ने अपने लिए विकास का अंतिम लक्ष्य भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक राह पर तय किया था, है ना। कहते हैं कुछ और बच गया है ना। अगला देखिएगा, 20वां पैराग्राफ, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडुलेंस बट अपॉन रेस्ट्रिक्शन वांट्स सेल्फ डिनायल। हमारी सभ्यता, संस्कृति और स्वराज हमारी इच्छाओं को बढ़ने पर, आत्मभोग पर नहीं बल्कि इच्छा की प्रतिबंध करने पर, आत्मनिषेध पर निर्भर करती है। 21वां पैराग्राफ देखिएगा, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सुटेड फॉर द यूरोपियंस, कोई संदेह नहीं कि यूरोपीय सभ्यता यूरोपीय लोगों के लिए उपयुक्त है। बट इट विल मेन ruin फॉर इंडिया इफ वी endeavor टू कॉपी इट, लेकिन यह भारत के लिए बर्बादी साबित होगा अगर हम इसे नकल करने का प्रयास करते हैं। इट इज नॉट टू से दैट, यह कहने की बात नहीं है कि वी में नॉट एडॉप्ट एंड assimilate with whatever may be good and capable of assimilation by us, है ना, by us लिखा हुआ है। उन सभ्यताओं में जो भी अच्छा और हमारे द्वारा आत्मसात करने में सक्षम हो उसे हम अपना और आत्मसात नहीं कर सकते हैं। as it does not also mean that, जैसा कि इसका मतलब यह है कि when Europeans will not we have two parts with whatever we will must have crept into it, यहाँ तक कि यूरोपीय लोगों को भी उन बुराइयों से अलग रहने की जरूरत नहीं है जो इसकी सभ्यता में आ गई है। 22वां, the insensate search for material comforts and their multiplication in such as an evil, भौतिक सुख और उनकी वृद्धि के लिए निरंतर खोज एक बुराई की तरह है। and I make bold to say, है ना, कहते हैं that, और मैं यह कहने का साहस करता हूं
कि यूरोपियंस themselves will have to remodel their outlook। कहते हैं यूरोपीय लोगों को अपने दृष्टिकोण को फिर से तैयार करना होगा। इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेस्ट ऑफ द कंफर्ट्स टू विच दे आर बिकम स्लेव्स। यदि उन्हें यह सुख सुविधाओं के वजन के नीचे दबने नहीं है जिसके गुलाम होते जा रहे हैं। इट में बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग। हो सकता है कि मैंने गलत पढ़ा हो, बट आई नो, लेकिन मुझे पता है, दैट फॉर इंडिया, कि भारत के लिए टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लेंस इज टू कॉट सर्टेन, है ना, सर्टेन डेथ। गोल्डन फ्लिक्स एक ग्रीक मिथक में एक तरह का आकर्षक रत्न है ना। यह एक गोल्डन फ्लिक्स जो है ना, एक रत्न है, हीरा टाइप का, है ना, जो आग से और मतलब सांप से घिरा हुआ रहता है। मतलब ऐसे ओरल लोग बोलते हैं, है ना, मुझे नहीं पता है, कि पीछे दौड़ना अनिश्चित मौत का सामना करना है। लेट अस इनग्रेव्स ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर। आइए हम अपने दिलों पर एक पश्चिमी दार्शनिक के आदर्श को अंकित कर लें। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार, है कि नहीं। हमारा जीवन होना चाहिए बिल्कुल सादा ही, पहनिए आप सादा ही रहिए, मजा आएगा, है ना। टुडे इज इट सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग। आज यह निश्चित है कि लाखों लोगों के पास उच्च जीवन नहीं हो सकता। एंड वी द फ्यू, और हम कुछ लोग हु प्रूव्स टू डू द थिंकिंग फॉर द मसेस, जो जानता है कि सोचने के लिए वकालत करते हैं, जो जनता के लिए सोचने के लिए वकालत करते हैं। रन टू रिस्क, है ना, इफ अ वैन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, उच्च जीवन की व्यर्थ खोज उच्च विचार से चूक जाने का खतरा उठाते हैं। अगर आप ऊंचा जीवन जीना चाहते हैं तो उच्च शिक्षा प्राप्त कीजिए, आप ऊंचा जीवन जीते जाइएगा। 23वां है पैराग्राफ, सिविलाइजेशन, सभ्यता इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, शब्द के वास्तविक अर्थ में, consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of want। इच्छाओं के गुणन नहीं बल्कि जानबूझकर और स्वेच्छा से इस पर प्रतिबंध होती है। This alone encourages and promotes and contains real happiness and capacity for service। यह अकेले ही संतोष, वास्तविक सुख, खुशी और सेवा के लिए क्षमता को बढ़ाता है ना। 24वां देखिएगा, ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। वो शारीरिक सुख और आराम की एक निश्चित स्तर तक आवश्यक है। बट अबव, है ना, above a certain level it becomes a hindrance instead of help। लेकिन एक निश्चित स्तर से ऊपर यह मदद के बजाय यह बाधा बन जाती है। Therefore, इसलिए the ideal of creating and unlimited number of want and satisfying them seems to be a delusion and a snare। असीमित संख्या में चाह रखना और उन्हें संतुष्ट करने का विकार एक भ्रम और एक जाल लगता है कि नहीं। कहते हैं the satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self। किसी के शारीरिक जरूरतें, यहाँ तक कि किसी के संकीर्ण आत्मा की बौद्धिक जरूरतों को तुष्टि भी must meet at a certain point did stop। एक निश्चित बिंदु पर पूरी तरह समाप्त हो जानी चाहिए। Before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness, इससे पहले कि वह शारीरिक और बौद्धिक विलासिताओं में बदल जाती है या बदल जाए। A man must arrange his physical and cultural, है ना। कहते हैं कि
एक आदमी जो अपनी शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को व्यवस्थित करना चाहिए, सो डैट द डू नॉट हाइडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन विच ऑल हिज एवरेज energies should be concentrate, ताकि वह मानवता की सेवा में उसे बाधा न पहुंचाए, जिस पर उसकी सभी ऊर्जाएं से केंद्रित होनी चाहिए। आपका लेसन 1 खत्म हो चुका है। ओके, आपका इसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। अगर आप लोगों को इसकी मीनिंग चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप सबों को मीनिंग बता दूंगा, है ना। मैं इसका अगले वीडियो में क्वेश्चन और आंसर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।